अच्छा जी। तो आज की क्लास में जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 26, दैट इज एनालिसिस ऑफ पब्लिश्ड अकाउंट। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 5 और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है वो हम लोग सीखेंगे कि दैट हाउ डू वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं हमारे, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, दैट वाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट थी हमारी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी। सो हाउ डू वी एनालाइज देम? अब देखें, बेसिकली इस टॉपिक को आप अकाउंटिंग में भी पढ़ेंगे विद द नेम ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है। और बेसिकली रेशियो एनालिसिस का काम ये होता है कि ये आपके जो पब्लिश्ड अकाउंट्स होते हैं या फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनको जो है वो एनालाइज करती है और बताती है कि बेसिकली ये इनके अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस या वैल्यूएशन है, उसका क्या मतलब है। देखें, हमारा जो शेयर होल्डर होता है या इन्वेस्टर होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है और डिसाइड करता है कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए इतना टाइम नहीं होता उसके पास कि वो पूरा जो है वो इनकम स्टेटमेंट को गो थ्रू करे, वो पूरा जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को गो थ्रू करे, क्योंकि ओवर द पास्ट ईयर्स की भी आपको पोजीशन देखनी होती है बिजनेस को, एंड देन यू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस और नॉट। तो थ्रू आउट जो है परफॉर्मेंस देखने के लिए कि बिजनेस ने ओवरऑल 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कितना अच्छा परफॉर्म करा है, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रहा है। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए दे कैन नॉट गो थ्रू द होल इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड फॉर दैट द मैनेजर्स प्रिपेयर अ रेशियो एनालिसिस वेयर दे एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस थ्रू आउट द ईयर्स, कि ओवर द ईयर्स बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो रेशियो एनालिसिस में basically it is a technique that it is used for the financial stakeholders to assess the business performance over the previous year and against the competitors. तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कि पिछले सालों से कंपैरेटिवली क्या परफॉर्मेंस रही है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या बुरी हुई है, या फिर कॉम्पिटिटर्स के साथ परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए कि कॉम्पिटिटर के हिसाब से बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या बुरी हुई है, सो वी यूज रेशियो एनालिसिस. Now, usually there are different types of ratios that we are going to use, and in O levels we are going to study only two types of ratio. That is profitability ratios and liquidity ratios. और ये दो तरीके के रेशियोज के अंदर जो है वो काफी आपके तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं. तो पहली कैटेगरी पढ़ते हैं हम लोग, तो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. नाउ देयर आर, व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? इसका नाम ही यही कह रहा है आपको कि ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगा. सो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है कि बिजनेस जो है वो कितना प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहा है अपने थ्रू आउट द ईयर्स, और ये आपको इनकम स्टेटमेंट में पता चलता है कि कितना प्रॉफिट जो है वो बिजनेस अर्न कर रहा है. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको यही बताते हैं कि ओवर द पास्ट ईयर्स व्हाट हैज बीन द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, के पिछले सालों से कंपैरेटिवली इस साल का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, या कांस्टेंट रही है, या कॉम्पिटिटर से अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर से कम है. तो ये चीज़ आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताते हैं. तो इनमें हम लोग तीन रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. द फर्स्ट वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है ROCE. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट, ये आपको रेशियो क्या बताएगा? ये रेशियो आपको बताता है कि आपने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है. So capital employed is the money that is invested in the business, and on that the return you are getting, that is basically your return on capital employed. तो बिजनेस का जो रिटर्न होता है वो होता है उसका नेट प्रॉफिट, राइट. तो इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी यूज नेट प्रॉफिट, वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट आंसर इन परसेंटेज. और ये परसेंटेज आपको बताती है कि बिजनेस ने अंदर ओनर ने कितना पैसा लगा के उसको कितना रिटर्न मिला है. फॉर एग्जाम्पल, आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है, सही है, दैट इज योर रिटर्न. और ये नेट प्रॉफिट कैसे हुआ होगा? जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा और पैसे लगाए, तो दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड. सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू गेट द आंसर इन योर परसेंटेजेस. सो ROCE का मतलब ये होता है कि कितना आपको रिटर्न मिल रहा है ऑन द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एंड यू कंपेयर इट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, के पिछले सालों से इस साल ज्यादा रिटर्न मिल रहा है या कम रिटर्न मिल रहा है. और यू कंपेयर इट विद योर कॉम्पिटिटर्स, दैट कि कॉम्पिटिटर कितना रिटर्न कमा रहा है कितने पैसे लगा के, और हम लोग कितना रिटर्न कमा रहे हैं कितने पैसे लगा के.
सो दिस इज व्हाट ROCE इज। अभी इसको हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे और आगे जो है उसकी इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो अभी फिलहाल यू जस्ट वांट टू नो द रेशियो कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। देन अनदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हम कहते हैं GPM। सो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट इज द फर्स्ट प्रॉफिट दैट इज अर्न बाय द बिजनेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमें ये बताता है कि हाउ सक्सेसफुली वी हैव कन्वर्टेड द रेवेन्यू इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, like how much percentage of revenue we have converted into gross profit. So to calculate gross profit, we have the formula that is gross profit upon revenue या total sales, जो भी usually income statement में revenue ही लिखा हुआ होता है। Revenue is your total sales and you multiply by 100 to get an answer in the percentage. And this ratio tells you कि आपने कितनी sales को convert करा है into gross profit. Then the third one we have is net profit margin. And net profit margin is basically your NPM. और NPM को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ सिमिलर फॉर्मूला, बट यहाँ पे एक वैल्यू चेंज हो जाती है, दैट इज द न्यूमरेटर वैल्यू। यहाँ पे हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताता है कि ओवर द पास्ट ईयर्स आपने कितनी सेल्स को कन्वर्ट करा है इनटू योर नेट प्रॉफिट, और कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा है या कितना बुरा है। दैट मीन्स के हाउ वेल यू आर कन्वर्टिंग your net profit into, sorry, your sales into net profit। ये दोनों रेशियोज हमारे यूजुअली ये भी बताते हैं कि कितना ज्यादा कंट्रोल है हमारा एक्सपेंसेस के ऊपर। बेसिकली सेल्स माइनस नेट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होंगी तो कॉस्ट प्रॉफिट कम आएगा और GPM आपका कम हो जाएगा। वेयर एज अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होंगी तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा और GPM आपका ज्यादा आएगा। सो इट ऑल्सो शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स, that how well they are able to control the cost, या बिजनेस की कॉस्ट भी ये डिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि लोअर GPM shows the cost of sales will be high और the revenue will be low। तो अभी खैर इसके एनालिसिस में हम लोग चलते हैं आगे। तो दीज आर द थ्री रेशियोज दैट वी यूज टू कैलकुलेट। तो ये तीन रेशियोज आपको याद होने चाहिए, इनके फॉर्मूलाज, ठीक है? एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ओके, वन मोर थिंग दैट अबाउट which I talked here, that the financial stakeholders। So financial stakeholders कौन होते हैं? देखिए, हमने बिजनेस स्टेक होल्डर्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 में। देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, लेंडर्स, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। बट इनमें से कुछ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के फाइनेंसेस को भी देखते हैं और फाइनेंशियल्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। दीज आर द पीपल हु बाय योर शेयर्स एंड दैट इज व्हाई दे हैव द इंटरेस्ट इन योर फाइनेंसेस, बिकॉज दे वांट देयर रिटर्न। देन देयर आर लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो आपको उधार पे या तो गुड बेचते हैं या तो आपको उधार पे पैसे देते हैं, जैसे कि बैंक्स। और ये भी आपके फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट रखते हैं ताकि इनको कंफर्मिटी हो, या ये लोग जो है वो अपना, इनके पैसे इनको मिलेंगे वापस या नहीं मिलेंगे, इस चीज को कंफर्म कर सके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। फिर गवर्नमेंट भी टैक्सेशन इम्पोज करना चाहिए, कम करे या ज्यादा करे, इसका डिसीजन गवर्नमेंट तब लेती है जब आपकी वो प्रॉफिटेबिलिटी देखती है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इन कॉम्पिटिटर्स एज वेल, कॉम्पिटिटर्स भी आपके एक फाइनेंशियल स्टेक होल्डर होता है जो कि आपके डेटा को देख रहा होता है और उसी हिसाब से वो एनालाइज कर रहा होता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। And then we have the managers. Managers also look at the financial data and decide about the future strategies and future business decisions. तो फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स आपके ये पांच होते हैं और इनके लिए ये रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला रेशियो जो हमें बताता है दैट इज ROCE, दैट टेल्स अस द फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स अबाउट हाउ एफिशिएंटली द बिजनेस इज यूजिंग इट्स कैपिटल। तो लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, Mr. Saif provided the following information for 2 years। तो 2025 एंड 2024 का ये आपके 2 सालों की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है 300,000 एंड 450,000। यहाँ पे ग्रॉस आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है 180 एंड 230। यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 120 एंड 220। ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 90।
एंड 120, एंड नेट प्रॉफिट आपका दोनों सालों का दिया हुआ है 30 एंड 100. Capital employed is given, that is 800,000, and you are required to calculate the net profit and the net profit margin, the gross profit margin, and the ROCE, that is return on capital employed. So how are we going to calculate it? First one, the ROCE, return on capital employed. How are we going to calculate it? Return on capital employed is net profit upon capital employed multiplied by 100. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2024 का अगर हम कैलकुलेट करें आरओसी, तो 2024 का नेट प्रॉफिट इज 30, ओके, एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 800,000. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, ठीक है. सिंपली वी आर गोइंग टू डू 30 डिवाइडेड बाय 800 टू गेट द आंसर, दैट विल बी 3.75%. तो 3.75% का मतलब ये है कि ऑन द 800,000 दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, we are getting a 3.75% return. Whereas in 2025 अगर हम देखें, तो 2025 में the net profit increased to 100,000 and the capital employees was 800,000. So the return now we are getting is 100 divided by 800 multiplied by 100. हमने करा तो आंसर आया हमारे पास 12.5%. Now comparing both the years, in 1 year we got 3.75 and the other year we got 12.5%. So we can clearly see that the return on capital employed has increased from 3.75% to 12.5%. The return on capital employed has increased. And the reason of the capital increase in capital employed is simply the increase in the net profit. आप देख सकते हैं कि 2024 में the net profit was 30,000, whereas in 2025 the net profit increased to 100,000. So ROCE can be increased by increasing the net profit or reducing the capital employed. So net profit बढ़ाने का तरीका क्या होता है, या तो आप अपने एक्सपेंसेस कम कर दें या तो आप अपना रेवेन्यू बढ़ा दें. ये दोनों वेज से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड आपका आरओसी जो है वो ज्यादा होगा. और दी अदर थिंग दैट यू कैन डू इज रिड्यूस योर कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या आप कभी कभार बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट कर देते हो और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे उतना ज्यादा रिटर्न आपका बन नहीं रहा होता. So what you can do is you can reduce your assets. कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एसेट्स आपने परचेज करे हुए हैं तो जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको आप जो है वो सेल कर दो, ताकि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जब कम होगा तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने की वजह से योर इन्वेस्टमेंट विल रिड्यूस एंड द रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज. सो आरओसी आपके दो तरीके से बढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपका जो आरओसी बढ़ रहा है, द मेन रीजन बिहाइंड इट इज द इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट. Then we have the gross profit margin. अब gross profit margin calculate करने के लिए we use the formula that is gross profit upon revenue multiply by 100. तो यहाँ पे आपका 2024 में gross profit भी दिया हुआ है, revenue भी दिया हुआ है. Simply you just have to put in the values, that is 120 divided by 300 multiply by 100. So you get the GPM as 40%, whereas in 2025 you can see the gross profit margin, the gross profit is 220 and the revenue is 450. So 250 divided by 450 multiplied by 100, we got around 49%. And again, if we compare both these values, आप देख सकते हैं 40% और 49%, that is an increase of 9% between the GPM between 2024 and 2025. तो यहाँ पे आपका GPM भी increase हो गया, and the higher the GPM, the better it is for the firm, because इससे ये हमें पता चलता है कि फर्म की ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गई है. सही है, और फर्म जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है और उसको ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है. देन वी हैव नेट प्रॉफिट मार्जिन. व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन? Net profit margin is basically calculated by net profit divided by revenue multiply by 100. तो दोनों सालों के नेट प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो 30,000 है और 100,000 है. So for 2024 we'll consider 30,000 divided by 300,000, whereas for 2025 we'll consider 100,000 divided by 450,000. So 30 divided by 300,000 we get 10%, and 100,000 divided by 450 we get 22.2%. तो यह आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है. तो ये तीनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ गए हमारे पास, दैट इज
in 2024, the ROC was 3.75%. In 2024, the gross profit margin was 40%. And in 2024, the net profit margin was 10%. Whereas in 2025, the ROC is 12.5%. In 2025, the GPM is 49%. And in 2025, the NPM is 22%. Now we have to compare both the years and analyze the answer. क्योंकि आपके रेशियोज में इंटरप्रिटेशन भी आती है, और इंटरप्रिटेशन जो है वो आपकी ज्यादातर पेपर 2 में जो है वो आपसे पूछी जाती है कि भाई आप इंटरप्रेट करो कि बिजनेस को, लेट्स सपोज बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है, बिजनेस को डिसीजन लेना चाहिए एक्सपेंशन का, नहीं लेना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग पास पेपर में पेपर 2 के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको इन जैसे क्वेश्चंस को जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको हम एक डिफरेंट वे में आंसर करते हैं। वी इंटरप्रेट दीस आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आरओसी की बात करते हैं, तो आरओसी पे मेरा क्या कमेंट होगा? ROC has increased from 3.75 to 12.5%. So the ROC has increased from 3.75 to 12.5%. सबसे पहले मैंने बताया कैलकुलेट करके, या कैलकुलेशन अगर गिवन भी होगी तो मैं ये बताऊंगा कि पहले तो कितने से आपका ROC चेंज हुआ है। तो मैंने बताया था ROC, that is the return on capital employed, has increased from 3.75% to 12.5%, which is an increase by 8.75%. अब जब मैं ये बता रहा हूँ विच इज एन इंक्रीज बाय 8.75%, दिस इज माय एनालिसिस, कि मैंने देखा है कि 8.75% आपका आरओसी में इंक्रीज आया है। एंड दिस इंक्रीज इन आरओसी इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट, as the increase in the revenue from 2024 to 2025 caused an increase in the net profit. तो यहाँ पे देखें, नेट प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 30,000 टू 100,000, और ये नेट प्रॉफिट इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है ओवरऑल वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 300,000 टू 450,000, और उसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी अ क्लियर इंक्रीज इन द आरओसीई। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो हमें बताना है सबसे पहले तो चेंज, के चेंज कितने का आया है, फिर कितने से आया है, और रीजन क्या है उस चेंज का। तो मैंने पहले तो यहाँ से लेके यहाँ बताया कि चेंज क्या है, व्हाट वॉज द चेंज। मैंने बताया भाई 3.75 से 12.5 आया है। फिर बाय व्हाट द चेंज इज, विच इज एन इंक्रीज बाय 8.75, तो दिस इज बाय व्हाट इंक्रीज हुआ है, तो बाय व्हाट, और डिक्रीज हुआ है तो बाय व्हाट, एंड देन द वाई रीजन। And this increase in ROC is due to an increase in the net profit, as the increase in the revenue from 2024 to 2025 caused an increase in the net profit. तो ये सारी चीजें आपके सामने है, आपको बस इसको पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। अगेन अब जीपीएम की बात करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज बेसिकली 40%। ठीक है, और जीपीएम जो है वो कितने से इंक्रीज हो गया, 9% से इंक्रीज हुआ है टू 49%। तो अगेन चेंज पहले बताने कि 40 से 49 हो गया, बाय व्हाट बताने तो 9% से इंक्रीज हो गया, और इसका रीजन बताने कि जीपीएम इंक्रीज क्यों हुआ है। सो द जीपीएम हैज इंक्रीज फ्रॉम 40% in 2024 to 49% in 2025, which is an increase by 9%. And this increase in GPM is due to an increase in the revenue that has led to an increase in the gross profit. So again, the reason behind an increase in the gross profit is the revenue increase. ये revenue 300 से 450 हुआ है, तभी आपका 120 से 220 जो है वो आपका gross profit हो गया। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे। अगेन नेट प्रॉफिट मार्जिन में चेंज इंक्रीज का हुआ है, तो वी हैव टू first tell the change, by what the change has occurred and why the change has occurred. So the net profit margin has increased from 10% in 2024 to 22.5% in 2025, which is an increase by 12.5%. तो यहाँ पे हमने बताया the change, यहाँ पे हमने बताया by what the change has occurred। अब हम लोग बताएंगे why the change has occurred. So this change is increase is due to the increase in revenue that has led to an increase in the net profit. तो यहाँ पे अगेन आपका रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो तीनों में देखें आपका रीजन जो है वो सेम है, बिकॉज मोर और लेस तीनों की बातें सेम होंगी। देखें अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको, वेज टू इंक्रीज आरओसी इज टू इंक्रीज द नेट प्रॉफिट और रिड्यूस द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय एन इंक्रीज इन रेवेन्यू। अगर मैं जीपीएम और एनपीएम की बात करूं, तो जीपीएम क्या बताया, जीपीएम टेल्स द फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स अबाउट हाउ एफिशिएंटली द बिजनेस इज कन्वर्टिंग इट्स सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट।
So the ways to increase the gross profit margin is to increase the revenue or decrease the cost of goods sold. या तो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कम कर दो, तो ये बाय परचेजिंग मोर चीपर मटेरियल्स, या फिर आप रेवेन्यू को बढ़ा दो। अब रेवेन्यू बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेचो या फिर प्राइस बढ़ा दो, लेकिन प्राइस में आपको खास ख्याल रखना होता है पीडी का। योर प्रोडक्ट पीडी शुड बी इन इलास्टिक ओनली देन एन इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज इन रेवेन्यू, और एल्स यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स। आप ज्यादा मार्केट सेल करो, ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, सो द मोर द नंबर ऑफ यूनिट्स यू विल सेल द मोर रेवेन्यू यू विल अर्न। तो जीपीएम बढ़ाने के दो तरीके हैं, रेवेन्यू को इंक्रीज करें या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करें। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि इफ रेवेन्यू विल इंक्रीज योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज, और इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज, क्योंकि माइनस हो रहा है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अगर आप कम माइनस करोगे तो आपका ये आंसर बढ़ेगा। तो दैट मीन्स कि इफ कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड विल रिड्यूस, देन योर ग्रॉस प्रॉफिट विल increase. So this is what are the two ways to increase the gross profit margin. And thirdly, we have the net profit margin that tells the financial stakeholder about how revenue is converted into net profit. And it is the net profit earned against each dollar one earned. So basically, NPM आपको क्या बताते हैं कि कितना revenue आपने convert करा into net profit. And the ways to increase is to increase the revenue or increase the gross profit or reduce the overhead expenses. अब overhead expenses क्या है आपके? ये जो खर्चे होते हैं आपके रेंट वगैरह, ये सारी चीजें, these are your overhead expenses. तो अब आपको नेट प्रॉफिट बढ़ाने के या नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के तीन तरीके हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ाओ, सही है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम करो ताकि जीपीएम बढ़े, या फिर अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस कम करो ताकि फिर ओवरऑल नेट प्रॉफिट आपका बढ़ जाए। सो दीज आर द वेज टू रिड्यूस द नेट to increase the net profit, that is by increasing the revenue, increasing the gross profit, और reducing the overhead expenses. तो यही दो मेथड, आप इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और आप अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज सस्ती जगह ले लें, लेबर सस्ता रख लें, तो इससे जो है वो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, विच विल इंक्रीज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग को चीज समझ आती है? किसको अभी मसला है तो पूछ लें। इफ देयर इज अ क्वेरी यू गाइस कैन आस्क। यस गाइस, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड इफ नॉट देन वी कैन मूव अहेड। जस्ट कीप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स सो दैट अगर कोई मसला हो तो फिर मैं आपको बाद में भी आंसर कर दूं। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपके क्या बताते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना है? ऑफ कोर्स द हायर द बेटर। तो जितना भी आरओसी आपका ज्यादा आएगा अगर, तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो ऑन द कैपिटल दैट यू हैव एम्प्लॉयड। आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर ज्यादा आएगा तो दैट मीन्स कि आप जो है वो ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कन्वर्ट कर रहे हो इनटू ज्यादा रेवेन्यू कन्वर्ट कर रहे हो इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज अ गुड साइन कि आप प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अर्न कर रहे हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको बता रहे हैं कि ज्यादा रेवेन्यू आप कन्वर्ट करो, जितना ज्यादा आएगा उतना बेहतर है, क्योंकि जितना ज्यादा रेवेन्यू आप कन्वर्ट करोगे इनटू नेट प्रॉफिट उतना ज्यादा बिजनेस के लिए फायदा है। सो अगेन यहाँ पे जो है वो आपका जितना हायर द नेट प्रॉफिट मार्जिन द बेटर इट इज। तो ये तीनों रेशियो जितने ज्यादा आएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। देन वी हैव लिक्विडिटी रेशियोज। दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशियो, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो आपको क्या बताता है? लिक्विडिटी रेशियो आपको बताता है कि आपके बिजनेस की एबिलिटी कितनी है टू पे ऑफ योर डेट्स। So to understand the liquidity ratios, first we have to understand what liquidity is. The liquidity is basically the ability of a firm to convert its assets into cash to pay back the short-term debts. Business की liquidity क्या होती है? Liquidity होती है the ability of the firm to convert its asset into cash to pay off the short-term debts. तो यूजुअली बिजनेस की लिक्विडिटी आपको ये बताती है कि क्या बिजनेस अपने उधार, जो शॉर्ट टर्म उधार हैं, उसको वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें बिजनेस की लिक्विडिटी की, तो देयर इज अ लिक्विड बिजनेस और देयर इज अ इलिक्विड बिजनेस। लिक्विड बिजनेस मींस दैट अ बिजनेस विल बी एबल टू पे इट शॉर्ट टर्म डेट्स,
whereas illiquid business means that the business will not be able to pay its short term debts. तो यूजुअली जो लिक्विडिटी रेशियोज के आंसर आते हैं ये आपको यही बता रहे होते हैं कि आपका बिजनेस या तो लिक्विड है या तो आपका बिजनेस illiquid है. Liquid business मतलब the business is able to pay its short term debts. Illiquid business मतलब the business is not able to pay its short term debts. तो लिक्विडिटी रेशियोज आपके दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका करंट रेशियो और एक होता है आपका एसेट टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो. करंट रेशियो इज बेसिकली योर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज आपके शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं. तो करंट रेशियो आपको ये बता रहा होता है कि कितने लायबिलिटीज के अगेंस्ट पे कितने एसेट्स आपके पास मौजूद है. फॉर $1 liability, for each $1 liability, how many assets are there to pay back the liabilities? So this is what your current ratio is. It tells you about your liquidity, whether the business is liquid or whether the business is illiquid. Then we have asset test ratio और quick ratio. इसके दो नाम होते हैं. Asset test ratio आपको जो है ये भी आपको liquidity के बारे में बता रहा होता है, but it considers the most liquid assets. Now what do we mean by most liquid assets? देखें, हम अपने current assets को usually liquidity rank देते हैं. Now what do we mean by liquidity rank? जरा ये सुनिएगा गौर से. Basically, there are some assets which can be easily converted to cash, whereas there are some assets which cannot be easily converted into cash. तो वो कैश वो एसेट जो कि कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, we give them a higher liquidity rank. और वो एसेट जो कि बहुत मुश्किलों से कैश में कन्वर्ट होते हैं, तो we give them a lower liquidity rank. तो फॉर एग्जांपल कैश है आपका नॉन करंट एसेट. कैश इज सेड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट. कैश इज सेड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश. इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कैश में मौजूद है और कैश को आप फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंडली वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स आपके वो कस्टमर्स होते हैं जो आपसे उधार पे गुड खरीदते हैं, एंड मोर और लेस दे यूजुअली पे. देयर आर सम दैट माइट गो बैड डेट, बट मोर और मोस्ट यूजुअली बेसिकली क्या होता है कि आपका जो डेटर है वो आपको पैसे दे रहा होता है और डेटर आपका इजीली कन्वर्टेबल होता है इनटू कैश, क्योंकि आपने उसको इन्वेंट्री सेल कर देती होती है. अब उससे आपने जो है वो पैसे निकलवाने, सिंपल. So trade receivables usually are your liquid assets as well because they usually give you money in cash. However, the most least liquid asset, matlab that asset which is very difficult to convert into cash, is your inventory. Inventory, if it becomes out of date, then it will not be easily be able to convert into cash. So liquidity को usually managers कहते हैं कि that it is the least liquid asset. And why it is the least liquid asset? Because it cannot be easily converted into cash. So that is why in asset test ratio calculation, we consider the most liquid asset. मतलब हम लोग current assets में से inventory को minus कर देते हैं because inventory is said to be the least liquid asset. So inventory is subtracted as a least liquid asset. So we get current assets minus inventory upon current liability. तो इससे भी आपको यही पता चलता है कि whether the business is liquid or whether the business is illiquid. And this is a most stricter check. मतलब current ratio से comparatively asset test ratio आपका ज्यादा strict checking करता है on the liquidity of the business because current assets में हम सारे assets को consider कर रहे हैं ना. current ratio में we are considering all the current assets, whereas in asset test ratio or quick ratio we are only considering the current asset minus inventory, which is the least liquid asset. That means we are only considering the assets which are liquid, and the least liquid assets we are not considering them. So ये आपको ज्यादा stricter लिक्विडिटी का एनालिसिस देता है कि बेसिकली बिजनेस के पास से अगर हम लीस्ट लिक्विड एसेट भी हटा दें तब भी बिजनेस के पास कितने पैसे बचेंगे टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज और टू पे ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट्स. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए we'll use a question and then we calculate the question. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है. मिस्टर सैफ provided the following extract of
his SOFP. तो SOFP का एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे मौजूद है 2024, 2025. Current assets, cash, trade, receivables, inventory. इसको मैं एक काम करते हैं ना, मैं ऐसे दे देता हूँ इन्वेंट्री, trade, receivables, and cash. Then we have current liabilities. All right, this is your current liabilities. Now let's calculate the liquidity ratios. तो let's suppose सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स का टोटल अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स का टोटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो ये तीनों को ऐड करेंगे सो यू विल गेट अ टोटल ऑफ करंट एसेट्स. सो 15 प्लस 25 प्लस 10, so 15,000 plus 25,000 plus 10,000. You guys can write your answer in the chat box. 15 plus 25 plus 10 will get you 50,000 divided by, पहले हम इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं. ये तो 2024 का है रेशियो. 50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का टोटल यहाँ पे आपको गिवन है 40,000. so divided by 40,000, so you will get divided by 40, 1.25. now 1.25 is to 1. हम हमेशा रेशियो का आंसर इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, दैट इज 1.25 is to 1. अब 1.25 is to 1 का मतलब क्या है? 1.25 is to 1 का मतलब यह है कि फॉर एवरी $1 liability owed, Mr. Saif has 1.25 current assets or assets to pay off his debt, short term debt. मतलब मेरे पे हर $1 के उधार के अगेंस्ट या बिजनेस के ऊपर जो $1 का उधार है उसके अगेंस्ट पे द ओनर हैज $1.25 टू पे. कि अगर आज बैंक्रप्सी हो जाती है, अगर आज बिजनेस बंद हो जाता है, तो फॉर एवरी डॉलर ओड आई हैव 1.25 और द बिजनेस हैज $1.25 to pay off this liability. Even after paying $1 liability, the business will still have some amount of money, which is like 0.25 cents. उसके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे. So this is what this ratio tells you about. Okay, how much do you have to pay off your liability? तो हर $1 के अगेंस्ट पे I have $1.25. So this means my business is liquid.
Why my business is liquid? Because I am able to pay my debt, the short term debt, because I have higher than one. तो हायर देन वन का मतलब ये है कि आपके पास करंट एसेट ज्यादा हैं एंड यू कैन इजीली पे योर liability. So when I have an answer with which is higher than one, which means my business is liquid. 2025 की लिक्विडिटी कैलकुलेट करते हैं. तो 2025 का करंट रेशियो कैसा आएगा? 2025 का करंट रेशियो इस तरीके से आएगा कि हम लोग अगेन 2025 current ratio, we add up all the current assets upon current liability. So we add up all the current assets, 8,000 plus 40,000 plus 18,000. So 8 plus 40 plus 18, we get around 66,000. So current assets are up to 66,000 divided by current liability is 60,000. So we have 60,000 as a current liability. So 66 divided by 60 will give us around 1.1 is to 1. तो 1.1 is to 1 का मतलब क्या है कि for every $1 owed, Mr. Saif has $1.1 of assets and 1.1 asset to pay short-term debts. All right. So again, my business is liquid because I have a higher answer over here. So greater than 1 है 1.1. So even if I pay $1 liabilities, I still have $0.1 remaining with me. So basically my business is liquid. अब ये आंसर कम हुआ है ज्यादा हुआ है इसके हम ऊपर बाद में बात करेंगे. सही है when we analyze it. But currently we can see that the business is liquid. Then we have the asset test ratio. So asset test ratio कैसे निकालेंगे? To calculate the asset test ratio, we have the formula that is current assets minus inventory upon current liability. तो 2024 का अगर हम कैलकुलेट करें तो 2024 का करंट एसेट्स का टोटल था हमारा 50,000 which included the value of inventory. So we have to minus the value of inventory. इन्वेंट्री की वैल्यू 2024 में कितनी थी? 15,000. तो 50,000 में से we will minus 15,000 divided by 40,000. So now how much we are getting? 50,000 minus 15,000 divided by, which is 35,000. And now we divide it by 40,000. So we get an answer of 0.87 is to 1. So 0.87 is to 1 का आंसर हमें यहाँ पे मिला, which shows that for every $1 liability the business has $0.87. अब यहाँ पे आपका जो डॉलर है वो कम पड़ गया. So we write for every $1 liability owed, Mr. Saif has $0.87 assets showing illiquidity of the business. तो यहाँ पे मेरा बिजनेस जो है वो इलिक्विड हो गया. क्यों इलिक्विड हो गया? क्योंकि आई एम अनेबल टू पे माई डेट. $1 के अगेंस्ट पे मेरे पास जेब में सिर्फ और सिर्फ $0.87 रखे हुए. सो दिस इज लोअर देन 1. सो व्हेन इट इज लोअर देन 1 दिस मींस my business is unable to pay the short term debt. So now let's calculate for 2025 as well. 2025 के अंदर again we had a total of 66,000. 66,000 was the total current assets minus inventory's value was 8,000. So we minus 8,000 from it and divided by the current liabilities in 2025 was 60,000. So this is our 60,000.
So 66 minus 8 will give us 58. So 58,000 divided by 60,000 will give us around 0.97 is to 1. Again, it is illiquid because the ratio is less than 1. आपका 0.97 आ रहा है. So this means that for every $1 liability owed, Mr. Saif has $0.97 to pay. Mr. Saif has $0.97 to pay its liability, which shows that the business is illiquid. The business is illiquid. So now over here, as we can see that in 2024 and in 2025, the current ratio and asset test ratio, इसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं, तो वो कितने कितने आए हैं जरा ये देख लेते हैं and then we compare the interpretation. So current ratio in 2024 was 1.25, 1.25 is to 1, and in 2025 we had it as 1.1. So this is 1.10, whereas asset test ratio was 0.87 is to 1, and in 2025 it was 0.97 is to 1. So now current ratio के analysis क्या होते हैं देखें. Current ratio analysis, the answer is expressed as x is to 1. For example, if the answer is 2 is to 1, this means that for every $1 of current liability, there is $2 worth of current assets. तो अब यहाँ पे आपका 1.25 आ रहा है और 2025 में 1.10 हो गया. ठीक है, तो वैसे तो दोनों ईयर्स में द बिजनेस इज लिक्विड अकॉर्डिंग टू द करंट रेशियो, बट वी कैन सी दैट द लिक्विडिटी इज रिड्यूसिंग. 1.25 से 1.10 हो गया. पहले आपके पास 1.25 के वर्थ ऑफ एसेट्स थे, लेकिन अब आपके पास जो करंट एसेट्स हैं वो 1.10 अगेंस्ट ईच डॉलर हो गया. सो ये जो रिड्यूस हो गया, इसके दो रीजन हो सकते हैं. या तो आपका करंट एसेट रिड्यूस हो गया, या फिर आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से आपका करंट रेशियो रिड्यूस हो गया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 से 66 तो हुआ है करंट एसेट. 50,000 से करंट एसेट कितना हो गया, 66,000, राइट. बट द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन इन द करंट रेशियो इज 40,000 से 60,000 आपकी करंट लायबिलिटी हो रही है. 2024 में 40,000 was your current liability, but in 2025 it increased to 60,000. So this is the reason why the current ratio is reducing. Although it is liquid, it is still able to pay its short-term debts, but the ratio is reducing. तो करंट रेशियो के आंसर को आपने देखें इस तरीके से इंटरप्रेट करना है. A very high current ratio, for example 6 is to 1, is not acceptable. अब बहुत ज्यादा भी ये रेशियो अगर आता है आपका, तो it is not acceptable in the industry. Why? As this indicates that the business is holding too much of cash and they are facing an opportunity cost, as they could have अब वो opportunity cost क्या है? वो opportunity cost ये है कि as they could have invested the cash and earned a return. तो वो बैंक में डाल सकते थे कैश, वो कहीं और डाल सकते थे कैश, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे कैश, लेकिन उन्होंने बिजनेस के अंदर रखा हुआ है. सो दे आर फेसिंग एन opportunity cost there that they could have invested somewhere else in the bank and they could have gained a much higher return. For example, investing in a bank to earn an interest on it. So if you're holding too much cash just to show your business is very liquid, so it can be possible that the business is facing an opportunity cost. Whereas a very low current ratio, for example, 0.8 means that the business is illiquid
and does not have enough assets to pay their liabilities. So this is an alarming situation. तो अगर आपका less than 1 आता है, for example 0.8:1, this means that the business does not have enough assets to pay off its liabilities, and therefore the business is said to be illiquid. So what is the recommended current ratio? Your current ratio that is recommended by the business or by the industry is, it should be between 1.5:1 or 2:1. मतलब 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2 तक अगर आ रहे तो अच्छा है. If it is lower than 1.5, तो मतलब the business is moving towards illiquidity. और अगर 1 से नीचे चला गया तो मतलब business illiquid हो गया. और if it is greater than 2:1, this means that the business is facing a higher opportunity cost. तो जितना ज्यादा ये 2 से ऊपर जाता रहेगा उतना ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करता रहेगा. और जितना ये 1.5 से नीचे जाता रहेगा उतना जो है वो बिजनेस इलिक्विडिटी की तरफ चला जाएगा. और जैसे ही 1 से नीचे हो गया तो दैट मींस द बिजनेस विल बिकम इलिक्विड. तो इलिक्विडिटी को कम करने के लिए, इलिक्विडिटी को हटाने के लिए व्हाट कैन द बिजनेस डू? सेल नॉन करंट एसेट्स फॉर कैश, ताकि बिजनेस में कैश आए और आपका जो है वो करंट रेशियो बढ़ जाए. और टेक आउट लोन टू पे करंट लायबिलिटीज. अपनी करंट लायबिलिटीज को आप रिड्यूस करो ताकि बाय टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लोन. लॉन्ग टर्म लोन से क्या होता है कि नॉन करंट लायबिलिटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन करंट लायबिलिटी को आप पे ऑफ कर सकते हो. मतलब बड़ा उधार लेके आप अपने छोटे उधार को पे ऑफ कर दो ताकि आपका बिजनेस लिक्विडिटी पोजीशन में आ जाए. सो दीज आर द टू वेज यूजुअली यू कैन डू. फर्स्ट way is to pay the current liability, that is you are going to reduce the current liabilities, and the another way is to increase your cash by selling off your non current asset. अपने कोई unused या unwanted asset है उसको आप सेल करके जो है वो कैश के ऊपर सेल करके आप जो है वो अपना कैश इंक्रीज कर सकते हैं. सो बोथ दिस वे पॉसिबली क्या होगा कि इन दोनों तरीके से आपका करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा. देन वी हैव एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो. तो अगर हम लोग इन दोनों सालों के एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो देखें तो इट इज लेस देन 1. और लेस देन 1 मतलब कि दोनों ईयर्स में इलिक्विड हुआ है. हाउएवर इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 8.7 to 9.97. सो दिस मींस दैट द बिजनेस इज मूविंग टुवर्ड्स लिक्विडिटी. तो खैर करंट रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो का आंसर क्या है? दिस रेशियो इज अ स्ट्रिक्टर टेस्ट ऑफ बिजनेस लिक्विडिटी as it considers only the most liquid assets and excludes inventory as it is the least liquid asset. तो ये एक ज्यादा स्ट्रिक्टर टेस्ट है ऑफ बिजनेस लिक्विडिटी और इसके अंदर आपके मोस्ट लिक्विड एसेट जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है और सिर्फ इन्वेंट्री जो कि आपका एक लीस्ट लिक्विड एसेट है उसको आप एक्सक्लूड कर देते हैं. सो अगेन इसके अंदर भी आपके जो एनालिसिस है वो सिमिलर होते हैं कि अगर ये हाई क्विक रेशियो मींस दैट द बिजनेस इज होल्डिंग टू मच कैश एंड इज फेसिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ व्हाई द एनालिसिस आर सेम बच्चों? क्योंकि आपका आंसर जो है वो सेम चीज बता रहा है ना, लिक्विडिटी के बारे में बता रहा है. लेकिन इसमें लिक्विडिटी इज अ स्ट्रिक्टर चेक बिकॉज यहाँ पे आप इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर रहे हो. लेकिन दोनों के एनालिसिस सेम है कि इफ इट इज अ हायर रेशियो दैट मींस you are holding a lot of cash into the business and the business is facing an opportunity cost कि business ये पैसा बैंक में भी डाल सकता था. Whereas a very low quick ratio is alarming as it means that the business is illiquid. तो अगर आपका बहुत लो क्विक रेशियो भी आएगा तो इसका मतलब कि बिजनेस जो है वो इलिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहा है. तो इसका जो आपका रेकमेंडेड इसका जो आपका रेकमेंडेड क्विक रेशियो होता है वो होता है 1:1 या फिर 1.5:1 के दरमियान. कि 1:1 का रेशियो हो या 1:5:1 का रेशियो हो, मतलब 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तक. If it exceeds 1.5:1, that means the business is facing opportunity cost. If it is below 1:1, that means the business is illiquid. ठीक है कि बिजनेस जो है वो illiquid हो चुका है. तो इसका जो रेकमेंडेड क्विक रेशियो का जो रेकमेंडेड आपका है बिजनेस की तरफ से वो है 1:1:1.5:1.
कि इसके बीच में आपका क्विक रेशियो आना चाहिए, सो इट इज वेल एंड गुड। 1.5 से एक्सीड करेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करेगा बिजनेस, और 1.1:1 से नीचे जाएगा तो इलिक्विड हो जाएगा बिजनेस। तो अगर बिजनेस इलिक्विड हो जाता है तो हमें क्या करना है? ways to increase the quick ratio or acid test ratio. You can use the methods to improve current ratio. Current ratio आपका improve होगा तो आपका automatically quick ratio भी improve होगा। और you sell inventory for cash. Inventory आपके पास मौजूद है तो inventory ज्यादा होल्ड नहीं करें, इन्वेंट्री के को कैश के अगेंस्ट पे सेल कर दें, ताकि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाए और कैश की वैल्यू बढ़ जाए। बिकॉज कैश इज कंसिडर्ड टू बी लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री इज कंसिडर्ड नॉन लीस्ट लिक्विड एसेट। तो बेसिकली आपका जो इन्वेंट्री जब कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, so you might have more cash into the business, which will improve the quick ratio as well. So these are the two methods of improving your asset test ratio, और ओवरऑल आपके ये दोनों रेशियोज अगर इंप्रूव होंगे तो बिजनेस की लिक्विडिटी बेहतर होगी। दैट मीन्स कि बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ कर पाएगा, और जब बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ कर पाएगा तो जाहिर सी बात है एक और फायदा ये होगा बिजनेस के शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे, शेयर होल्डर्स देखेंगे कि बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी है तो वो उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, बैंकर्स उनको लोन भी देंगे, क्रेडिटर्स उनको क्रेडिट पीरियड भी ज्यादा दे देंगे बिकॉज ऑफ द बेटर लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। तो लिक्विडिटी रेशियो अच्छे होने की वजह से आपको लोन वगैरह भी आराम से मिल जाएगा, आपको क्रेडिटर भी पैसे देंगे, ज्यादा देर पे क्रेडिट पीरियड देंगे, और आपका जो शेयर होल्डर है वो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। सो फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं आपके, नाउ व्हाट डू दे डू बाय लुकिंग एट दीज रेशियो एनालिसिस? सो मैनेजर्स जो होते हैं दे यूज द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एंड रेशियोज टू टेक फाइनेंशियल डिसीजंस एंड कंट्रोल बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि वी शुड एक्सपैंड और नॉट, वो अपनी लिक्विडिटी को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लोन और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली मैनेजर्स कैन यूज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू टेक देयर डिसीजंस ऑफ whether to expand or not, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन अपने वो ले सकते हैं by looking at the financial documents and ratios. Secondly, shareholders can decide whether to invest or not by looking at the ratios and financial documents. Creditors can decide whether to give credit period or not, कि उधार पे सामान बेचें बिजनेस को या ना बेचें। तो creditors also look the financial documents and ratio analysis to decide whether to give credit period or not. गवर्नमेंट डिसाइड टैक्स रेट्स, गवर्नमेंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देख के, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख के, आपकी लिक्विडिटी देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि बिजनेस के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए ज्यादा या कम लगाना चाहिए। एंड द कॉम्पिटिटर्स कैन यूज दिस फाइनेंशियल डेटा टू कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद योर बिजनेस, कि आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है, आपकी लिक्विडिटी और कॉम्पिटिटर की लिक्विडिटी कौन सी बेहतर है, किसकी बेहतर है। तो दिस इज हाउ कॉम्पिटिटर्स आल्सो यूज द डेटा टू कंपेयर योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। हाउएवर रेशियो एनालिसिस के थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी हैं। रेशियो एनालिसिस बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट डेटा है ये। अब अगर शेयर होल्डर को इन्वेस्ट करना है तो कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्वेस्ट करना है। अच्छा होता है कि अगर फ्यूचर के बारे में पता चलता है, लेकिन आप पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर डिसीजंस ले। पास्ट में कंपनी अच्छी है तो जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी कंपनी बहुत अच्छी होगी, या पास्ट में अगर कंपनी खराब है तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी खराब होगी। सो रेशियो एनालिसिस का सबसे बड़ा लिमिटेशन ही यही है कि इट इज एनालाइज्ड यूजिंग द पास्ट डेटा, और पास्ट डेटा जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा वही रहेगा, इट कैन ऑल्सो चेंज। सेकेंडली, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स मेक कंपैरिजन डिफिकल्ट। अब यूजुअली देयर आर डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहीं पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से होती है, किसी किसी अकाउंटिंग मेथड में जो है वो एसेट्स कुछ और रखे जाते हैं। तो यूजुअली व्हेन यू आर यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसकी वजह से एनालिसिस आपके थोड़े गलत हो जाते हैं, और एनालिसिस के रेशियोज भी आपके गलत हो जाते हैं। तो यूजुअली रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन ये है कि ओनली दोज कंपनीज विच आर यूजिंग सेम अकाउंटिंग मेथड्स कैन बी कंपेयर्ड। एंड thirdly, it only provides a quantitative analysis and qualitative is also important. एक बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो, लेट्स सपोज, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो इतना खास नहीं है, या उस प्रोडक्ट जो जो सेल कर रहा है उसको काफी ज्यादा एनवायरमेंटल प्रेशर है,
तो जिसकी वजह से फ्यूचर में शायद सेल्स गिर भी सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं कंसिडर की जा रही होती कि अभी अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, अभी इसलिए प्रॉफिट कर रहा है क्योंकि एनवायरमेंट प्रेशर ग्रुप्स इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं। अगेन, जैसे केएफसी मैकडोनल्ड्स क्या प्रॉफिट कर रहे थे, मैंने केएफसी का शेयर खरीद लिया फॉर एग्जांपल, अचानक से बॉयकॉट आ गया, तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर कंसिडर नहीं करा। मैंने रेशियो को देखा, मैंने बोला भाई बड़ा अच्छा प्रॉफिट कर रही है कंपनी, बड़ा अच्छा इनकी लिक्विडिटी पोजीशन है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बॉयकॉट आ गया, तो दैट वाज अ क्वालिटेटिव फैक्टर व्हिच आई शुड हैव कंसिडर्ड कि यार अभी जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से बॉयकॉट भी हो सकता है। तो रेशियो एनालिसिस आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को कंसिडर करता है। Qualitative factors such as environmental pressure, such as these trade groups pressure, तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ता है in order to see whether to invest in the company or not. However, ratio analysis से आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, quantitative analysis करते हो। So this is your complete chapter of ratio analysis. सही है। तो जो वर्कबुक है मेरी उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू डू दीज क्वेश्चंस, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये वर्कबुक है आपकी, सेक्शन 5 में आप जाएंगे। सही है, यू गो ऑन एनालिसिस ऑफ पब्लिश अकाउंट, पहले तो चैप्टर है पूरा, इसको आप एक और बार गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपके साथ ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा उसी ड्राइव का लिंक पे। एंड देन यू हैव दीज क्वेश्चंस, यू कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये सारे जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन ओवर द 10 years हैं, 2013 से लेके जितनी दफा भी रेशियोज के क्वेश्चन आए वो सारे यहाँ पे हैं। सो दीज आर आई गेस इनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस, और जितने आप अगर ये पूरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल गेट अ गुड ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।